अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फ़खर दुरानी। आज के टॉक शॉक में मेरे साथ हैं आसिफ बशीर चौधरी साहब और एजाज़ सैयद साहब। आज के प्रोग्राम में हम 3 टॉपिक्स के ऊपर बात करेंगे। एक ये कि नवाज़ शरीफ के जो आज तकरीर थी या उसमें मेन 4 पॉइंट्स कौन से थे, जबकि दूसरा आज एजाज़ सैयद साहब और आसिफ बशीर चौधरी साहब ये भी बताएंगे कि क्या वाकई इंतखाबात में धांधली हुई है या नहीं हुई। और उसके साथ साथ हम तीसरे नंबर पे ये भी डिस्कस करेंगे कि आने वाली जो हुकूमत है वो कैसी होगी, कौन कौन इसमें शामिल होने जा रहा है। इन 3 मौज़ूआत के ऊपर सबसे पहले आसिफ बशीर चौधरी साहब से पूछते हैं कि ये धांधली के हवाले से जो इल्ज़ामात अभी से कोई इमर्ज होना शुरू हो गए हैं, क्या इसमें कोई हकीकत है, नहीं है? आप फील्ड में भी रहे और कैसा रहा ओवरऑल जो इलेक्शन? शुक्रिया फ़खर। बड़े इंटरेस्टिंग किस्म के जो है ना हक़ाइक़ हैं जो लीड करते हैं कि इस बात पे इंतज़ार किया जाए कि वाकई इलेक्शन के अंदर कुछ ना कुछ मैनिपुलेशन ज़रूर हुई है। मैं आपको उस हल्के की बात बताता हूँ। मैंने 57 पिंडी के अंदर मैं कर रहा था कवर, 756 भी देख रहा था और उसके साथ कैंट की नशिस्त के ऊपर भी सारा दिन हम राब्ते में थे कि वहाँ पे क्या हो रहा है। ये 3 बड़े अहम हल्के थे पिंडी के। यहाँ पे पीटीआई का इसको गढ़ अगर कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि यहाँ पे जब पीटीआई की 32 नशिस्तें थी तो 11 आपने यहाँ से उस जमात ने दी थी, जब पूरे पाकिस्तान से 32 नशिस्तें हुई थी 2013 के। इसमें कैंट एरिया भी है, पिंडी के अंदर काफ़ी बड़ा कैंट है, उसके अलावा शहर का हल्का भी है। ये कभी मुस्लिम लीग नून का किला भी पिंडी कहलाया करती थी, लेकिन आपने देखा कि 2013 में भी डंड डला, 2018 में भी फिर वो हुआ। लेकिन इस दफ़ा ये था कि जो इब्तदाई रिज़ल्ट, अच्छा सबसे पहले तो ये हुआ कि 12:30 तक जो है ना बाकी जमातों ने वोट अपने डलवा लिए थे। नून लीग के भी बड़ी तादाद में वोटर आए, आलमोस्ट उनका तमाम वोटर अपना वोट डाल के गया, जमात इस्लामी बाकी। और पहली दफ़ा मुझे पिंडी में जो है पीपल्स पार्टी का भी बड़ा एक्टिव नज़र आया वोटर। इनके कैंप्स के अंदर मैंने लोग देखे, मुझे खुशी हुई कि मरकज़ की एक जमात जो है उसने पिंडी के अंदर कम अज़ कम अपने वोटर को अट्रैक्ट किया। 12:30 बजे के बाद जो लोग पोलिंग स्टेशन पे आए, जिन्होंने मैं कहूँगा कि धावा बोला, वो थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग। और ये आलम हो गया कि पोलिंग स्टेशन के अंदर नहीं बल्कि पोलिंग स्टेशन के बाहर भी लाइनें लगीं और ये अमल जारी रहा पोलिंग ख़त्म होने तक। खैर 1 घंटा बढ़ाया नहीं गया इस दफ़ा, हालांकि रश बहुत ज़्यादा थी। मैं पिंडी की आपसे बात कर रहा हूँ। खैर उसमें ये हुआ कि कुछ लोग बाहर से लौट गए, कुछ मतलब वो भी था एलिमेंट। लेकिन जो इब्तदाई रिजल्ट्स आना शुरू हुए जो मैं आपको बताऊँगा, उसमें यह था कि डिफरेंस जो था वो 50% का था। तकरीबन 19 पोलिंग स्टेशंस के मैंने जियो न्यूज़ को वो दिए थे, फॉर्म 45, और उनमें एक भी ऐसा नहीं था जिसमें बैरिस्टर दानियाल लीड कर रहे हों। उस 19 के अंदर सिमाविया ताहिर जो थी, बैरिस्टर दानियाल जो कि मुस्लिम लीग नून के कैंडिडेट थे, और सिमाविया ताहिर जो थी जो पीटीआई की हिमायती याफ्ता आज़ाद वहाँ से थी, उनका वोट अगर 325 होता था तो यहाँ पे 250 और 150 वोट होता था नून लीग। तो 19 के जब ये हमने जमा कराए तो उसके बाद जो है वो रिजल्ट्स आने रुक गए। तकरीबन 7:45 बजे के लगभग, 8 बजे के लगभग का ये अमल होगा। उसके बाद फिर एक जंग लगी रही कि कैसे किसी तरीके से फॉर्म 45 हासिल किए जाएं। कुछ हमें कैंडिडेट्स ने भेजे भी, लेकिन ये जो मरहला था इसमें तीनों नशिस्तों पे जो पीटीआई के हिमायती याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार तीनों जगह आगे थे। राजा बशारत कैंट की सीट पे आगे थे, जो थे अपने शहरयार रियाज वो हनीफ अब्बासी से आगे थे, और सीमाबिया ताहिर जो थी वो बैरिस्टर दानियाल से आगे थी। और जो लीड थी वो आलमोस्ट अगर टोटल वो वोट 35,000 कास्ट हुआ है तो नून लीग 15 से 16,000 पे खड़ी है, और अगर पीटीआई का वोट 35,000 है तो नून का 15 से 16,000 है। उसके बाद रिजल्ट्स रुक गए। उसके बाद जब रिजल्ट्स आए तो वो ऑल टुगेदर वो चेंज हो चुके थे नताइज। जो लीड पीटीआई के पास थी वो शिफ्ट हो चुकी थी मुस्लिम लीग नून की तरफ। पिंडी के जो मैं तीनों हल्के बता रहा हूँ इसमें कोई ना मजहबी, ना सियासी, ना लिसानी कोई तकसीम नहीं है कि यार ये एरिया पश्तूनों का है या ये एरिया उर्दू स्पीकिंग का है या ये देही इलाका है। एक ही तरह के समाजी, सियासी, लिसानी, मजहबी हालात के वोटर्स, उसके अंदर जो मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, चंद एरियाज़ में अपर मिडिल क्लास रहती है, उसके रिजल्ट्स ऑल टुगेदर डिफरेंट आए और इतने ताख़ीर से आए। और फिर अगर मैं 57 की बात करूं तो आप देखें ऊपर बैरिस्टर दानियाल जो हैं वो 30,000 की लीड मार रहे हैं। 57 के से कुछ 200-300 कम है सीमाविया के वोट, 83,000 उनका वोट है। और नीचे एमपीए की सीटें दोनों इंडिपेंडेंट की वो नून लीग हार जाती है। तो मुझे इसके अंदर काफ़ी रीजनेबल झोल नजर आते हैं। ये बताया कि शुरू में 19 जो है वो पोलिंग स्टेशन के आपने फॉर्म 45 भी लिए, उसके बाद रिजल्ट वो हो गया।
तो क्या इसके हवाले से कोई आपने जान पहचान वो लेने की भी कोशिश की कि वजह क्या बनी है, ये जो रिज़ल्ट ताख़ीर हुए, जो ईएमएस सिस्टम था, हम अपने प्रोग्राम में भी ये कहते रहे हैं कि बड़ा फुल प्रूफ जो है ये सिस्टम है, ऑफलाइन भी काम करेगा, या इसके हवाले से कोई आपने वो किया? मैंने तो बड़ी कोशिश की समझने की कि ऑफलाइन कैसे काम करेगा। मुझे हमारे एक साथी एक दो दोस्तों ने समझाने की कोशिश की, मुझे तो समझ नहीं आई थी। लेकिन रात को जब 2:30 बजे सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन आए तो बावजूद इसके कि इलेक्शन कमीशन का दावा था कि ऑफलाइन भी काम करेगा, उन्होंने कहा जी कि इंटरनेट के तातल की वजह से जनाब हमारा जो रिजल्ट का निज़ाम है वो मैं जवाब देता हूँ उसका। जी मेरे पास आप एजाज साहब अगर मैं पिंडी में था F53 में, और ये जो बात कहते हैं ना कि तातुल इंटरनेट की वजह से, ये काफ़ी हद तक बात गलत नहीं, ये बात भी अपनी जगह पे दुरुस्त है। मामला क्या है कि मामला ये है कि जो इन्होंने जो ईवीएम एप्लीकेशन दी हुई थी, इलेक्शन इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम की जो एप्लीकेशन थी, वो दी हुई थी रिटर्निंग ऑफिसर को। ठीक है, कि रिटर्निंग ऑफिसर जो रिजल्ट है वो अगर इंटरनेट नहीं भी है तो वो भेज सकेगा जो इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान को। जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स थे जो कि एक्चुअली पोलिंग स्टेशन के ऊपर पोलिंग दे रहे थे, उनके पास ये एप्लीकेशन नहीं थी। उन्होंने व्हाट्सएप के ज़रिए पहुंचाना था इलेक्शन, या फिर उन्होंने मैनुअल लाना था। एक बात। दूसरी बात यह है आसिफ के जो बात थी बुनियादी के धांधली हुई है, ये नहीं, मेरा ये ख्याल है कि पाकिस्तान के कोई भी इलेक्शन जो है, इवन धांधली के इल्ज़ाम तो हर इलेक्शन में नहीं, इल्ज़ाम होना एक अलग बात है। पाकिस्तान में जो सिस्टम है ना, बड़ा लूज सिस्टम है। अगर आप इलेक्शन कैंडिडेट हैं और आपका करीबी जानने वाला पुलिस वाला है, या स्कूल टीचर है, या कोई ऐसी ओहदे पर तैनात है जो इलेक्शन की मशीनरी में काम कर रहा है, तो आप उस पर इन्फ्लुएंस हो सकते हैं, पैसे भी चलते हैं। तो मैं तो समझता हूँ कि कोई भी पाकिस्तान के इलेक्शन धांधली से पाक नहीं है। सो डू वाज दिस। अब मेरे लिए ना हैरानकुन बात क्या है, आपने जो बात की ना कि शुरू में 19 हल्के जो हैं, आप निकाल कर देख लें, वो जो शुरू के 19 हल्के होंगे ना, वो अर्बन होंगे। अर्बन लेवल पे उनको जो नून लीग वो को आपके हल्के में बड़ी मार पिटी होगी यकीनी तौर पे। आप आगे जाएंगे, अगर रूरल में जाएंगे तो हो सकता है वहाँ पर उनको जो ऊपर का मार्जिन था वो निकाल ले गए हों रूरल में। एक बात। अब ये बात ही कि धांधली हुई है या नहीं हुई, मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि कुछ ना कुछ तो हुआ है। अब मुझसे आप कहें कि एविडेंस क्या है, तो मेरे पास कोई एविडेंस नहीं। कैसे? ये इस्लामाबाद से जो मुस्लिम लीग नून के कैंडिडेट डॉक्टर तारिक फजल चौधरी, मेरे ज़ाती जानने वाले, मैं कोई नो पर्सनल ऑफेंस, या अकील अंजुम जो है वो जीते हैं। अकील अंजुम साहब के बारे में आप कह रहे थे कि अकील अंजुम साहब की पोजीशन अच्छी है, चूँकि मुझे पता नहीं अच्छी होगी तो इसलिए मैं आई ट्रस्ट यू। लेकिन तारिक फजल चौधरी साहब के बारे में मैं 49 और 48 में 49 फार्मर जो है वहाँ पे रहता रहा हूँ, और 47-48 हो गया ना वो हल्का, और हम मूव करते रहे। फ्रैंकली स्पीकिंग, डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब की जो मेल मिलाप है ना आम लोगों से बड़ा कम है, और लोग कोई उनसे इतने खुश नहीं है। मेरे लिए ये एक बात हैरानकुन थी कि डॉक्टर तारिक फजल चौधरी कैसे जीत गए, क्योंकि लोगों के बारे में ज़रा हम भी तो सोसाइटी में ही उठते बैठते हैं। पर्सनली अच्छे आदमी, हाँ, मेल जोल भी उनका एजाज जो मैंने बात की है ना, देखें एक तो होती है ना एक ओकेजनल किस्म की धांधली, मैं इशारा कर रहा हूँ ऑर्गेनाइज चीज़ों की तरफ। देखें, तीनों हल्कों में बैक वक्त, फिर सिस्टम का रुकना और उसके बाद चेंज होना चीज़ों का। इसी तरह जो आप इस्लामाबाद की बात कर रहे हैं ना, इस्लामाबाद में तो हमने बाकायदा टॉक शॉक किया हुआ है, लोगों के व्यूज़ हमने चलाए हुए हैं, हमने खुद देखा है कि टेंडेंसी क्या है, किस तरफ है। अब आप देखें, तारिक फजल चौधरी का जो हल्का था ना वो 48 बनता था, और उनका पहली सीट अनाउंस 48 की हुई। उसके बाद किसी ने कहा कि नहीं, तारिक फजल को आप 47 से लड़ाएं, यहाँ से हम जो है खुर्रम नवाज को लड़ाएंगे और उन्हें जिताएंगे। अब आप देखें, वहाँ पे कैंपेन में उनसे आगे थे खोखर साहब, ठीक है, लेकिन खुर्रम नवाज भारी अक्सरियत से जीते हैं। डॉक्टर साहब अपना हल्का छोड़ने पे कैसे राज़ी हुए हमें नहीं मालूम, लेकिन वो भी जीत गए हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें सारी जो है ना, ये मैं नहीं समझता कि पीटीआई के एक गढ़ के अंदर ये सारा कुछ जो है छोटी मोटी किसी डिसऑर्गेनाइज चीज़ों के साथ ये डिसऑर्गेनाइज तो नहीं होता, ये डेफिनेटली ऑर्गेनाइज था। मैं ये समझता हूँ, और एविडेंस तो यहाँ पे जो है ना सामने होती नज़र आती चीज़ों के भी एविडेंस आपके पास नहीं होते, क्योंकि वो जब उनको ऑर्गेनाइज तरीके से किया जाता है तो सबसे पहला आपका फोकस यही होता है कि इसकी चीज़ें बाहर नहीं आएंगी, ठीक है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि बाकायदा एक
प्लान तरीके से ये सारा कुछ मैंने दिया। अच्छा, मैं अच्छा, वैसे बड़े आप upset- दोनों से इख्तलाफ करता हूँ इस हवाले से। ये जो जिस तरह आप कह रहे हैं ना इंडिकेट, मैं NA46 में कल कोई मैंने 1 दर्जन के करीब पोलिंग स्टेशंस पे वो किया। देखें, पहली बात तो आप ये देख लें कि नताइज अभी जो आए हैं वो क्या हैं। इसमें 90 के करीब जो हैं आज़ाद हैं, और जिसमें तकरीबन वो मेरा सारे ख्याल है PTI supported 8 हैं। 7-8 जो है वो कोई PTI के बगैर हैं, बाकी PTI के हैं। उसके बाद दूसरा जो है ओवरऑल ये जो इलेक्शन डे की वो एक मैनेजमेंट है, बल्कि मैंने वो आपसे पूछना भी था कि जो आप बता रहे थे NA57 का कि वहाँ पे PTI के क्या एजेंट्स जो थे, क्योंकि उससे एक दिन पहले आपने ही कहा था कि जो वर्कर्स हैं उनको उठाया जा रहा है, ट्रांसपोर्ट छीनी गई है, ये सारा कुछ। ये जो उस दिन एक दिन पहले हमने वो किया था, इंडिकेट किया था, सारी चीज़ें NA46 में मैंने देखी। जो PTI का पोलिंग एजेंट्स नहीं मौजूद थे, इनके पास पर्चियाँ नहीं थी, इनके पास वोटर लिस्टें नहीं थी। इन तमाम तर मिसमैनेजमेंट के बगैर भी जो अगर आप 80+ जो है वो या सीटें वो ले रहे हैं, तो इसको आप सिस्टमेटिक जो एक जिस तरह आप इंडिकेट कर रहे थे ना कि धांधली हुई है कोई ऑर्गेनाइज किस्म की, मैं नहीं समझता कि ये ऑर्गेनाइज किस्म की इस तरह की इंडिविजुअल लेवल पे किसी एक आध हल्के को इस तरह मैनेज किया गया हो, वो एक और चीज़ हो सकती है। सिस्टमेटिक जो धांधली होती है ना उसमें फिर मेगा आपको लेवल जो है पे ना- धांधली जो है ना वो असल नहीं में है। फखर और हम दूसरा- बहस तो नहीं कर रहे, आपका ज़ाहिर है पॉइंट ऑफ व्यू, लेकिन देखें ना एक हल्के में जो बुनियाद हुई है ना उसको दूसरे के लिए जवाज आप नहीं बना सकते। ये जो इंडिपेंडेंट जीते हैं ना, जिस तरह एजाज ने खबर दी थी ना कि इसमें से कितने लोगों ने Affidavit जो है एफिडेविट वो ले दिए लिए हैं, देखें उसके बाद ना फिर हल्का वाइज सिचुएशन थी, कितने लोगों को इसमें से इजाज़त थी कैंपेन चलाने की, कितनों को नहीं थी। अब बाकी तो वो तो फिर इख्तियार उन्हीं के पास होता है ना जिनके पास पावर होती है। तो बाय एंड लार्ज ना, मतलब मैं आपसे बहस नहीं कर रहा, ज़ाहिर है आपका बड़ा एक इम्पॉर्टेंट व्यू है, लेकिन मुझे मेरा मौका बहरहाल अपनी जगह इस पे कायम है कि ऑर्गेनाइज तरीके से Anyhow जी। इलेक्शन मैनेज हुआ है। नहीं, मैं वैसे इससे डिसएग्री करता हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जो आज नवाज शरीफ साहब ने जो स्पीच की है, पहले तो ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि शायद कोई विक्ट्री स्पीच होगी, वो नहीं हुई, और उन्होंने जो है स्पीच पे कोई लंबे सेलिब्रेशन भी थी ना, सेलिब्रेशन victory speech ही है ना वो तो आप क्या समझते हो उसमें कोई 4 अहम ऐसे नुकात जो आप 4 अहम समझते हैं? नुकात हैं जी। मैंने जो नोट किए 4 अहम नुकात। एक तो ये है कि नवाज शरीफ साहब ने हिंट कर दिया, वाज़े तौर पे कह दिया कि भी मरकज़ में और सूबे में हम हुकूमत बनाएंगे। पहला नुकता, लीड वो करेंगे, मतलब हम लीड करेंगे, और ज़ाहिर है ये लाइट गवर्नमेंट होगी। दूसरी उन्होंने अहम बात ये की, मेरा ये ख्याल है कि जो आसफ अली जरदारी से बातचीत के लिए उन्होंने इसहाक डार और शहबाज शरीफ को कहा, और ये जब उन्होंने बात की है तो ये बात उन्होंने नहीं की, इससे पहले वो होमवर्क कर चुके हैं। ये इस तरह पब्लिकली आके अनाउंस नहीं किया जाता, वो पहले बातचीत कर चुके होंगे, कहेंगे कि हम अनाउंस करेंगे और फिर हमारा डेलीगेशन आपसे मिलेगा। ठीक है, 2 बातें हो गई। तीसरी बात जो है ना उन्होंने बड़ी अहम की है, उन्होंने कहा कि ये वो नुक्ता है जिसके ऊपर उनकी 2 हुकूमतें फारग हो चुकी हैं। ठीक है, और बल्कि 3 हुकूमतें फारग हो चुकी हैं। ठीक है, हमसायों के साथ जी, और वो है हमसायों से ताल्लुकात। उन्होंने कहा जी हम तमाम हमसायों से बेहतर ताल्लुकात बनाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट। 12 अक्टूबर 1999 और 2017 की हुकूमत जो है वो इस वजह से 2 हुकूमतें उनकी गई थी कि वो इंडिया से बेहतर ताल्लुकात बनाना चाहते थे। 3 बातें हो गई। चौथी और आखिरी बात जो मैं समझता हूँ बड़ी अहम है, वो ये कहते हैं कि जी हम किसी से लड़ना नहीं चाहते। वो किससे कह रहे हैं? एक तो PTI से कह रहे हैं ना कि नहीं, वो कह रहे हैं जो लड़ना चाहते हैं हम उनसे लड़ना हम उनसे नहीं लड़ना चाहते। और दूसरी वो बिटवीन द लाइंस वो इस्टेब्लिशमेंट को, आल दो इस्टेब्लिशमेंट के साथ अभी उनके अच्छे ताल्लुकात हैं, या डील हुई है या गल हुई है, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट कोई एक इंडिविजुअल तो है, लेकिन उस इंडिविजुअल के नीचे भी तो बहुत सारे लोग हैं ना। तो ये एक मैसेजिंग है। तो ये मेरे ख्याल में 4 बातें ये थी। अच्छा एजाज, मैं इनकी स्पीच को वो बड़ी एक आर्टिकुलेटेड थी बड़ी एक वो स्पीच, और उसमें उन्होंने मैंने उससे जो चीज़ कैच की है वो ये की है कि एक तो मियां नवाज शरीफ ने बता दिया है कि आइंदा वज़ीर आज़म वो खुद होंगे। उन्होंने जब कहा कि हम आगे लेके चलेंगे और हम आपको वो दौर ला के देंगे जहाँ पे छोड़ा था, और दूसरी तरफ जब वो शहबाज शरीफ को कहते हैं कि लैपटॉप तकसीम करेंगे, तो मैं समझता हूँ कि वो वज़ीर आला के तौर पे करेंगे, वज़ीर तालीम के तौर पे नहीं करेंगे। इसके अलावा जो एक मालूमात बेस में आपको बात बता रहा हूँ कि आपकी वज़ीर ख़ारजा के तौर पे मरियम नवाज़ का नाम बड़े तसलसल के साथ करीबी साथी मियां नवाज शरीफ को दे रहे हैं कि मरियम को मरकज़ में आप अपने साथ लाएं और वज़ीर ख़ारजा के तौर पे वो इंटरेक्ट करें पूरी दुनिया के साथ, और अगर
मुस्तकबिल में उन्हें पार्टी लीड करनी है तो उनके राब्ते पावर के सारे मराकज़ के साथ बराह रास्त होने चाहिए। ये बड़ी बड़ी अहम ये बड़ी अहम खबर है। तो एक तो ये भी उन्हें कहा जा रहा है। उसके अलावा एक बात जिसका मुझे थोड़ा सा मेरी ज़ाती लेवल पे मुझे गिला हुआ, मियाँ नवाज शरीफ के वो सारे साथी जो सिविलियन बालादस्ती के हामी थे, वो इस इंतखाबी नताइज के अंदर मैंने ज़बा होते हुए देखे हैं। उन्हें शायद कोई रेस्क्यू करने नहीं आया, जिस तरह बाकी कुछ सीटों के ऊपर मुझे नज़र आया है। उसमें उनके बुरे वक्तों के वो जो साथी थे उनका जिक्र नहीं था, और शायद नून लीग की लीडरशिप अपने इस 10 साल की हुकूमत और उसके दौरान शायद उन्हें मुझे लगा कि शायद आज की तकरीर में वो उन्हें भुला दिया गया है। लेकिन मेरा ख्याल है कि अगले महीने सेनेट इंतखाबात में मियाँ साहब के पास चांस होगा कि उनमें से अपने दरीना दोस्तों को जो उसमें देखें, मियाँ जावेद लतीफ़ हैं, उसमें राना सनाउल्लाह हैं, उसमें ख्वाजा साद रफ़ीक हैं, ये सारे वो लोग हैं जो फायर ब्रांड लोग हैं, जो सिविलियन बालादस्ती का आलम थामे रहे हैं बुरे वक्तों में। मियाँ साहब के शेख रोहेल असगर हैं, शेख रोहेल असगर बड़े हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि इन लोगों की एक्नॉलेजमेंट होनी चाहिए, जो मियाँ साहब के साथ सिविलियन बालादस्ती का झंडा थामे रहे हैं, इनकी एक्नॉलेजमेंट होनी चाहिए। आज के जो इंतखाबात हैं, जिसके ऊपर एक बात मैंने नहीं सुनी, वो ये भी है कि अगर आपके इंडिपेंडेंट्स जो सबसे बड़ी तादाद में आए हैं, तो ना सिर्फ ये कि हमारी एक कमज़ोर जो है एक डेमोक्रेटिक हुकूमत फॉर्म होगी, बल्कि उसके साथ साथ कौमी असम्बली के अलावा ऐवान बाला में भी मुक़्तदर ताकतों को इख्तियार हासिल होगा कि वो आज़ाद लोगों की बुनियाद पे नीचे सूबाई असम्बलियों में इलेक्टोरल कॉलेज सेनेट का भी वही होगा, तो वो आज़ाद लोगों को, यानी कि हाउस ऑफ फेडरेशन के ऊपर भी सियासी जमातों के बजाय मुक़्तदर ताकतों के मनपसंद लोग काबिज़ होंगे, और दोनों ऐवानों में वही डिसीजंस होंगे जो पाकिस्तान के ताकतवर हल्के चाहेंगे। अच्छा चॉइस साहब, इस पे मैं जो आपने ये दो इसमें ख़ास तौर पे जो अहम पॉइंट्स थे, एक ये कि नवाज़ शरीफ की जो तकरीर है उसमें ऐसे लग रहा है नवाज़ शरीफ ख़ुद वज़ीर आज़म के लिए आ रहे हैं, और दूसरा ये कि मरीम नवाज़ जो है वो वज़ारत ख़ारजा के हवाले से उनको वो कहा है। मेरी जो इन्फॉर्मेशन है इससे टोटली डिफरेंट है। हमने टॉक शॉक में भी जो 2 हफ़्ते पहले वो किया था बात कि ये फ़ाइनल हो चुका है, मरीम नवाज़ जो है वो पंजाब में होंगी और शहबाज शरीफ जो है वो मरकज़ में वो लीड करेंगे। आज जो है ना, मेरी इन्फॉर्मेशन वो जो पहले वाली थी उसकी मज़ीद मुझे वो कन्फर्मेशन मिली, और जो मेरी इतलात के मुताबिक नवाज़ शरीफ नहीं होंगे, शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म होंगे और मरीम पंजाब में वज़ीर आला होगी। चलें जी, दो डिफरेंट बातें आई हैं। टाइम विल टेल के मियां साहब खुद क्यों वापस आए हैं, उनके केसेस क्यों खत्म हुए हैं, ना। लेकिन मैं ना आसिफ की बात को लेट्स सी रैप अप करते हुए मैं ऐड कर दूं। मैं आज इलेक्शन कमीशन में था, तो वहाँ पर मुझे एक इंटरनेशनल मीडिया ऑर्गेनाइजेशन वालों ने वो मेरे साथ को इंटरेक्ट करना चाहते, तो उन्होंने मुझसे एग्जैक्टली सवाल ये किया कि जी फ्यूचर जो गवर्नमेंट है वो क्या होगी। तो मेरी वहाँ पे जो सबमिशन थी वो यही थी कि बेसिकली जो फ्यूचर गवर्नमेंट है हमारी, वहाँ पे जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट का रोल है वो ज़्यादा होगा, डिपेंडेंट होगी फ्यूचर गवर्नमेंट। उसकी वजह बड़ी सिंपल है कि जब आपके पास अपना मसल नहीं हो, सिंपल मेजॉरिटी नहीं होगा, तो आप डिपेंडेंट होंगे बाकी जमातों के या इंडिपेंडेंट्स के, और तो फिर आपकी आर्म ट्विस्टिंग ज़्यादा हो सकती है, उसका जो लीवरेज बहुत ज़्यादा मिलता है। लेकिन क्या मसले का ये हाल है, तो आंसर इज़ नो, ऑफ कोर्स नो। तो वी विश कि जो भी गवर्नमेंट आए उसको पूरी स्पेस मिले। एक तो ये है सिविलियन गवर्नमेंट अपना काम मेहनत से करे, और जो हमारी मिलिट्री है वो थोड़ा स्टेप बैक करे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा जो सिविलियन अफेयर्स में आना, ये खुद मिलिट्री के लिए ठीक नहीं है, ये इस्टेब्लिशमेंट के लिए ये ठीक नहीं है, मुल्क के लिए भी ठीक नहीं है। सबसे बड़ी बात। अच्छा शाह जी, इसमें मज़ीद हमने जैसे वो कहा कि एक इसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे पोस्ट जो अब ये इलेक्शन है, कैसी हुकूमत बनने जा रही है, कौन कौन से इत्तेहादी जो है उसमें आने के लिए तैयार हो चुके हैं या बातचीत हो चुकी है। बिलावल भुट्टो का आपने देखा, उन्होंने क्लियर कट कहा था कि हम इनके साथ इत्तेहाद में नहीं बैठेंगे मरकज़ में। तो अब ये जो बना है, ये जो सिनारियो है, आप समझते हैं कि जरदारी साहब जो है वो बिलावल के अगेंस्ट ये फ़ैसला करके मरकज़ में इनके साथ आएंगे, और जो बाकी जमातें तो वैसे ही वो हमेशा तैयार होती हैं, मेन पीपल्स पार्टी का था। देखिए आसफ अली जरदारी जो है ना,
वो आप उनकी बहुत सारी चीज़ों पर इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन उनकी जो पॉलिटिकल विजडम है ना, उससे इख्तलाफ आप नहीं कर सकते। एट द सेम टाइम व्हेन इट कम्स टू द लेवल ऑफ बिलावल, तो वो एक अलग पॉलिटिक्स करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो अब्बा जी को नाराज़ करके पॉलिटिक्स कॉप बैड कॉप वाले जो है ना तो वो हमारे एक दोस्त हैं जैगम साहब, तो उन्होंने बड़ा अच्छा तबसरा किया था कि बिलावल वो सियासतदान है, वो कबूतर है जो गुज़िश्ता 10 साल से उड़ना चाहता है, लेकिन उसको दुम से उसके वालिद ने पकड़ा हुआ है। मेरे ख्याल में इससे अच्छा तज्जिया कोई नहीं है। एक पॉलिटिक्स आपको करनी पड़ेगी। अच्छा, ये मेरा ज़रा, हम आउट ऑफ पॉलिटिक्स हैं तो ये हम बात कर रहे हैं। अगर आप उनकी तरफ जाके इस तरह देखें, शरीफ फैमिली का देख लें, वो भी तो इसी तरह एक गुड कॉप एक बैड मैं कॉप वही अर्ज कर रहा हूँ कि जो अगर मॉडल देखा जाए, जो अभी तक सक्सेसफुल मॉडल है वो एग्जैक्टली यही है कि एक भाई जो है वो सख्त है और दूसरा नरम है, एक फैमिली का बंदा सख्त है और दूसरा नरम है। तो मेरे ख्याल में अभी तक सक्सेसफुल, अगर इसे सक्सेस कहते हैं, अगर इसे सक्सेस प्रिवेल जो बड़ा है वो कर तो वो यही है जहाँ पर गुड कॉप बैड कॉप हो दोनों। तो आप मतलब पीपल्स पार्टी को देख रहे हैं? मुझे लगता है कि पीपल्स पार्टी है। आप चॉइस साहब क्या समझते हैं कि पीपल्स पार्टी आ जाएगी, और जो आज़ाद हैं पीटीआई के, उनमें से कितने लोग ज्वाइन करेंगे इसमें? मुझे लगता है कि पीपल्स पार्टी अपोजिशन में बैठेगी। अच्छा, और अपोजिशन का जो रोल है वो पीटीआई को नहीं दिया जाएगा। उससे एक बयानिया बनता है कि सारे चोर इकट्ठे हो गए हैं और अहले हक जो हैं वो सिर्फ पीटीआई के ये बंदे हैं जो बैठे हैं। और मेरी राय तो ले इससे जरूर इख्तलाफ बड़ी वज़नी राय दे रहा हूँ। मैं सिर्फ इसमें ऐड ये करना चाह रहा था कि लेट हिम कंप्लीट, फखर लेट हिम कंप्लीट। आप ऐड करने बताएं आप कि ये जो पीटीआई को नहीं देंगे अपोजिशन वालों, ये तो फिर हुकूमत बन ही नहीं सकती, पीपल्स पार्टी भी नहीं आएगी और जो पीटीआई के आज़ाद हैं वो भी अपोजिशन, दोनों पे बैठे। ये आपने कैसे एज्यूम कर लिया कि पीटीआई के आज़ाद नहीं आएंगे? पीटीआई नहीं, देखें आप आएंगे, बहुत सारे लोग आ जाएंगे, पार्टी छोड़ के आ जाएंगे, एमकेएम है और बहुत सारी जमातें हैं, वो बन जाएगी हुकूमत, ऐसी कोई बात नहीं। पीपल्स पार्टी अपोजिशन में इसलिए बैठेगी कि उन्होंने आइंदा पंजाब के अंदर पॉलिटिक्स एक करनी है, और वो समझते हैं कि वो तब होगी कि अगर हम सूबे में बेशक हुकूमत करें लेकिन मरकज़ में हम अपोजिशन में बैठेंगे, तो हम वापस नेशनल लेवल की वो जमात बनेंगे जो सिंध से बाहर भी सीट। आसिफ की बात में, आल्दो कि मैंने ये बात नहीं की, लेकिन आसिफ की बात में वज़न है। एक बड़ा ताकतवर वज़ीर साहब है, मेरी उनसे कुछ दिन पहले मुलाकात हुई, हम गपशप कर रहे थे, तो बातों बातों में जिक्र आ गया पीपल्स पार्टी का। उन्होंने एग्जैक्टली यही राय दी जो आसिफ ने दी है, और आसिफ की राय, ये इस राय में बड़ा वजन है। एजाज, ये हमारी राय वही होती है जो हम इधर उधर पावर कॉरिडोर में सुनते हैं, लेकिन अभी देखें ना, ये तो सारे चीज़ें चल रही हैं। अब देखें कि इसकी फाइनल शक्ल क्या निकलती है, वो तो वक्त से ही पता चलेगा। कि और कोई बात तो नहीं। मेरा ख्याल है इतना ही काफ़ी है आज के लिए। देखते रहिए टॉक शॉप।